नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आज के वीडियो में। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं सुपर टेट 2018 का क्वेश्चन पेपर और इसमें हम डिस्कस करेंगे साइंस के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो पूछे गए हैं। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं बिना किसी टाइम वेस्ट किए हुए। तो सबसे पहला क्वेश्चन पूछा गया है कि द नेक्ड सीड्स प्लांट्स आर कॉल्ड, यानी बिना बीज वाले, जिसको हम आमतौर पे कहते हैं बायोलॉजी में नग्न बीजी पौधे जो होते हैं वे क्या कहे जाते हैं। अब देखिए, जो ये क्वेश्चन है, मतलब सुपर टेट के अंदर जो साइंस के क्वेश्चंस पूछने का जो तरीका है वो सरासर गलत तरीका है। क्यों? क्योंकि सुपर टेट को पास करने के बाद में जो व्यक्ति टीचर बनने वाला है वो छोटे बच्चों को पढ़ाएगा, वो प्राइमरी के टीचर बनेगा, कक्षा 1 से 5 तक के बच्चों को पढ़ाएगा, या फिर वो हद से हद जूनियर कक्षा 8 तक के बच्चों को पढ़ाएगा। अब यहाँ पे जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं सुपर टेट के अंदर वो कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं जो 11th और 12th जो एनसीईआरटी की बुक्स हैं 11th और 12th वहाँ से लिए गए हैं। तो ये पूछने का तरीका सरासर गलत है, ऐसा नहीं करना चाहिए। अब जो बच्चा तैयारी कर रहा है कक्षा 1 से 5 तक के बच्चों को पढ़ाने के लिए, वो क्या बैठ के इंटर का साइंस लगाएगा? क्या वो बैठ के इंटर की साइंस थोड़ी पढ़ेगा बैठ के? तो ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछना चाहिए, लेकिन फिर भी क्वेश्चंस आते हैं। अब क्या कर सकते हैं आप इसमें? तो फिलहाल कोशिश करेंगे कि जितने क्वेश्चंस आप सॉल्व कर पाएँ उतने सॉल्व करिए, और जो मैं आपकी हेल्प कर सकता हूँ वीडियोस के माध्यम से मैं करता रहूँगा लगातार। अभी तो मैं आपको ये पिछले वर्षों के पेपर सॉल्व करवा रहा हूँ, इसके बाद फिर मैं आपको कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस इसके कॉन्टिन्यूस में देता रहूँगा। यानी धीरे धीरे करके जितने भी अभी टाइम आपका बचा हुआ है एस्टेड एग्ज़ाम को लेकर के, तो मैं सारे वीडियोस आपको देता रहूँगा, प्रैक्टिस क्वेश्चन साइंस के करवाता रहूँगा। बस आप लोग वीडियोस को शेयर करते रहें दोस्तों में, ताकि अधिकतम से अधिकतम लोग जुड़ पाएँ और वो भी लाभ उठा सकें। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन को ज़रा सॉल्व करने का प्रयास करते हैं कि क्या इसमें कहा गया है। देखिए, प्लांट्स जो होते हैं, प्लांट्स को तो हम बोलते हैं पौधे। तो मैं लिखूंगा इंग्लिश में और उसके साथ साथ में हिंदी में बताता हुआ चलूंगा, तो आप लोग ध्यान से सुने जो भी मैं बोलने वाला हूं। जो पौधे होते हैं वो दो टाइप्स के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। एक को हम कहते हैं क्रिप्टोगैमस। क्या बोलते हैं को हम? एक को हम कहते हैं क्रिप्टोगैमस और दूसरे को हम कहते हैं फैनरोगैमस। तो दो टाइप के जो है प्लांट्स होते हैं संसार के अंदर, पूरे अर्थ के ऊपर। इसको अगर बेसिकली हम बात करें तो जो पादप जगत है, जो प्लांट किंगडम है, उस प्लांट किंगडम के अंदर दो टाइप के प्लांट्स होते हैं, क्रिप्टोगैमस और फैनरोगैमस। क्रिप्टोगैमस का मतलब होता है अपुष्पोद्भिद और इसका मतलब होता है पुष्पोद्भिद। इसका अगर हम और शुद्ध भाषा में समझें तो क्रिप्टोगैमस का मतलब होता है ऐसे पौधे जिनमें ना तो बीज होते हैं, ना तो फल लगते हैं और ना ही इनमें पुष्प लगते हैं। मतलब सीड, फ्रूट और फ्लावर इसमें नहीं पाए जाते हैं। ठीक है, नहीं पाए जाते हैं। तो जो इस टाइप के प्लांट्स होते हैं उनको हम कहते हैं अपुष्पोद्भिदी, यानी क्रिप्टोगैमस प्लांट। और जो फैनरोगैमस प्लांट होते हैं उनमें बीज भी होते हैं, उनमें फ्रूट भी होते हैं, उनमें फल भी और जो फ्लावर है वो भी लगते हैं। तो इनमें सब कुछ पाया जाता है। इसको अगर हम देखें तो इसको हमने 3 टाइप से कैटेगराइज किया है। यानी एक को हम कहते हैं थैलोफाइटा, दूसरा होता है ब्रायोफाइटा और तीसरा होता है टेरिडोफाइटा। तो फिलहाल इस वीडियो में हम केवल यहीं तक बात करेंगे, बाकी फुल टॉपिक है, उस टॉपिक में हम अच्छे से समझते हैं, इन सब के बारे में डिटेल में पढ़ते हैं। तो अगर मैं यहाँ पे आपको पूरा पढ़ाऊँगा तो फिर वीडियो जो है बहुत लंबा बन जाएगा। और यहाँ पे मेरा उद्देश्य है कि मैं आपको सामने जो भी क्वेश्चंस लिखे हुए हैं उनको मैं अच्छे से सॉल्व करा दूँ। तो यहाँ पर मैं इसको रोकने वाला हूँ, ठीक है। पर यहाँ पर आप लोग एक चीज़ जान लीजिए, जो ब्रायोफाइटा वाला जो प्लांट का ग्रुप है, ये ऐसा ग्रुप है जिसको हम बोलते हैं पादप जगत का उभयचर। क्या बोलते हैं इसको हम? पादप जगत का उभयचर कहा जाता है, एम्फीबिया कहा जाता है। क्योंकि उभयचर वे प्राणी होते हैं जो जल में और थल पर दोनों जगह सर्वाइव कर सकते हैं, रह सकते हैं। उसी प्रकार जो पौधे होंगे जो जल में भी और थल में भी सर्वाइव कर सकते हैं, रह सकते हैं, वो होते हैं ब्रायोफाइटा। ठीक है, ब्रायोफाइट्स उनको हम कहते हैं। तो अगर हम बात कर रहे हैं फैनरोगैमस के बारे में, तो फैनरोगैमस में वे प्लांट आते हैं जिनमें बीज, फल और पुष्प सभी पाए जाते हैं। इसकी भी 2 कैटेगरीज हैं।
एक का नाम है जिम्नोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म, और दूसरा का नाम है एंजियोस्पर्म। एक का नाम क्या है जिम्नोस्पर्म, दूसरा का नाम क्या है एंजियोस्पर्म। अब यहाँ पे आपने देखा कि जो जिम्नोस्पर्म है, जिम्नो का मतलब होता है नेकेड, जिम्नो का मतलब क्या होता है, नेकेड होता है, और स्पर्म का मतलब होता है सीड। तो इसका मतलब क्या होगा कि ऐसे प्लांट जिनमें नेकेड सीड पाए जाते हैं, इसका मतलब नेकेड का मतलब होता है नग्न और सीड का मतलब होता है बीज। तो ऐसे प्लांट जिनमें नग्न बीज पाए जाते हैं उनको हम कहते हैं जिम्नोस्पर्म, यानी नग्न बीजी पौधे कहते हैं। तो फिलहाल आपको इसमें यही पूछा गया है कि द नेकेड सीडेड प्लांट्स आर कॉल्ड जिम्नोस्पर्म, उन्हें हम कहेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोगों ने पहले वाले क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया है और अब बात करेंगे दूसरे क्वेश्चन की। दूसरे क्वेश्चन में कहा गया है कि विच रेज आर एब्जॉर्ब बाई ओजोन लेयर, यानी ओजोन परत किन किरणों को अवशोषित कर लेती है, ये आपसे पूछा गया है। तो हम लोग डिस्कस करते हैं, क्वेश्चन 1 डिस्कस कर चुके हैं, क्वेश्चन 2 की बात करते हैं। आंसर नंबर 2, ओजोन लेयर जो है वो किन किरणों को एब्जॉर्ब कर लेती है। अब जरा यहाँ पे देखिए आप लोग, ये हमारी अर्थ है, पृथ्वी है, और पृथ्वी के ऊपर जो सबसे पहली परत है इसको हम कहते हैं क्षोभ मंडल, यानी इसको इंग्लिश में कहेंगे ट्रोपोस्फेयर। उसके बाद जो दूसरी परत है इसको हम कहते हैं समताप मंडल, ये समताप मंडल है, इसको हम कहते हैं स्ट्रेटोस्फेयर। उसके बाद आती है मध्य मंडल जिसको कहेंगे मीजोस्फेयर। अब मध्य क्यों कहते हैं, क्योंकि बीच में होती है बिल्कुल। उसके बाद जब आगे बढ़ेंगे तो हमको मिलेगी एक और परत जहाँ पे बहुत ज़्यादा आयंस पाए जाते हैं, इसलिए इसको बोलते हैं आयन मंडल। और फिर एक अंतिम परत होती है जिसको हम कहते हैं बहिमंडल, यानी इसको हम कहेंगे एक्सोस्फेयर। तो हमारे जो वायुमंडल है उसमें कुल कितने परतें होंगी, 5 परतें पाई जाती हैं। तो आपसे पूछा गया है कि ओजोन परत किन किरणों को अवशोषित कर लेती है। अब देखिए, जैसे ही हम बढ़ेंगे क्षोभ मंडल से ऊपर तो हम पहुंचेंगे इस वाले मंडल में, और यहाँ पे एक परत होती जिसको हम कहते हैं ओजोन परत। तो सबसे पहले आप लोग ध्यान रखेंगे ओजोन परत कौन से मंडल में होती है, तो वो समताप मंडल में होती है। ठीक है, और ये भी क्वेश्चन पूछा गया था 2019 में सुपर टेट के अंदर। अब होता क्या है, सूर्य से आने वाला जो प्रकाश है, मान लो ये सन है, जो सन से लाइट आ रही है उसके अंदर अल्ट्रा बैगनी, यानी उसके अंदर पराबैंगनी, जिसको हम कहते हैं यूवी रेज, क्या बोलते हैं उनको हम, यूवी रेज कहते हैं, यानी पराबैंगनी किरणें होती हैं। तो जब सूर्य के प्रकाश से हमारे पृथ्वी की तरफ जब पराबैंगनी किरणें आती हैं तो वो ओजोन परत पे टकराती हैं और ओजोन परत उनको अवशोषित कर लेती है, एब्जॉर्ब कर लेती है। तो आपसे क्वेश्चन में बस यही पूछा गया था कि ओजोन परत किन किरणों को एब्जॉर्ब करती है, तो आपका आंसर क्या है, पराबैंगनी किरणों को, यानी यूवी रेज को एब्जॉर्ब कर लेती है। अगर ऐसा हो कि ओजोन परत कहीं पर ना हो तो सीधे हमारी अर्थ पे जहाँ पे हम लोग रहते हैं वहाँ पर ये पराबैंगनी किरणें आएंगी और ये इतनी खतरनाक होंगी कि ये हमारे बॉडी पे, स्किन पे पड़ते ही क्या करेंगी, स्किन को जला देंगी, स्किन बर्न कर देंगी और हमारे डीएनए को भी चेंज कर सकती है, जिसको हम कहते हैं म्यूटेशन हो जाएगा और बहुत सारे परिवर्तन हो सकते हैं। तो अंततः ये हमारे लिए बहुत घातक हैं, प्लांट्स के लिए भी और हमारे लिए भी बहुत ज़्यादा घातक ये होती हैं। तो हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 2 को डिस्कस कर लिया है। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। तो इसमें कहा गया है कि अमंग हैलोजन्स विच एलिमेंट हैज़ हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, यानी हैलोजनों में से सबसे अधिक इलेक्ट्रॉन जो स्नेहता होती है वो किस तत्व की होती है। तो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि हमारे आवर्त सारणी में हैलोजन्स जो होते हैं वो कौन से समूह में होते हैं। तो आप लोग ध्यान रखेंगे, हमारी आवर्त सारणी में जो ग्रुप होगा 17, ठीक है, कुल कितने ग्रुप होंगे, समूह होंगे, 18 होंगे समूह, जिसमें से जो 17 समूह होगा उसमें फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, तो इस तरीके से ये सब हैलोजन्स कहे जाते हैं। अब यहाँ पे क्योंकि अगर मैं विस्तार से बात करूँगा तो फिर ये वीडियो लंबा हो जाएगा और यहाँ पे फिर हमको ऐसा लगेगा कि हम यहाँ पे पूरा चैप्टर पढ़ रहे हैं।
तो मैं आपको सारे जो टॉपिक्स हैं, जो सुपर टेट के अंदर क्वेश्चन जहाँ से आते हैं, मैं वो एक एक करके डिस्कस करता रहूँगा। और मैंने कुछ वीडियोस बनाए भी हैं, तो आप लोग ज़रूर उनको देखें, जाके प्लेलिस्ट के अंदर आपको मिल जाएंगे, बहुत आपको वहाँ से हेल्प मिलेगी। ठीक है, तो इसमें आपसे पूछ रहा है कि किस तत्व की, तो यहाँ पे फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन, आयोडीन है, इसमें से किस एलिमेंट की ज़्यादा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है। तो हम सब जानते हैं जो क्लोरीन एलिमेंट है ये इसका आंसर है, इसी की सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होती है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछता कि कौन सा हमारी आवर्त सारणी में ऐसा एक तत्व है जो मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो कौन सा एलिमेंट मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो आंसर हो जाता है आपका फ्लोरीन। ये जो एलिमेंट होता है ये सबसे ज़्यादा नकारात्मक यानी नेगेटिव एलिमेंट होगा, तो इसका आंसर फिर वो हो जाएगा। तो फिलहाल इस क्वेश्चन का आंसर तो क्लोरीन ही है। तो हम लोगों ने थर्ड क्वेश्चन को डिस्कस कर लिया है। इसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। तो इसमें पूछा गया है कि नेम द विटामिन हुज डेफिशिएंसी इन डाइट रिजल्ट्स स्कर्वी, यानी उस विटामिन का नाम लिखिए जिस विटामिन की कमी से स्कर्वी रोग हो जाता है। ठीक है, तो इसको डिस्कस करते हैं। तो इस क्वेश्चन में कहा गया है कि कौन सा विटामिन है जो स्कर्वी रोग फैलाता है। देखिए, विटामिन की अगर हम बात करें तो विटामिन 2 टाइप से होते हैं। एक विटामिन होता है जल में घुलनशील और दूसरा होता है वसा में घुलनशील। तो अगर आप लोगों से क्वेश्चन पूछे कि कौन से विटामिन जो हैं वो जल में घुलनशील हैं, तो वो विटामिन होते हैं बी एंड सी। कौन से वसा में होंगे, तो वो होते हैं ए, डी, ई और के। तो इतना आप लोग ध्यान रखेंगे। हालांकि मैंने विटामिन चैप्टर पूरा विस्तार से पढ़ाया हुआ है, तो अगर आप केवल उस वीडियो को देख लेंगे तो आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे और आप डेफिनेटली अगर कोई क्वेश्चन विटामिन से आएगा तो आप मिस नहीं करेंगे, आप करके आएंगे एग्जाम में। तो मैं चाहूँगा कि आप ज़रूर उस वीडियो को देखें, उसकी लिंक मैं नीचे प्रोवाइड करा दूँगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, ताकि आपको ईजिली मिल जाए, या फिर वीडियो के अंत में आपको वो वीडियो मिल जाएगा विटामिन वाला, ताकि आप लोग उसको तुरंत क्लिक करके उसको देख पाएँ। तो यहाँ पे विटामिन 2 टाइप्स के होते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे अगर हम बात करें स्कर्वी डिजीज़ के बारे में, स्कर्वी रोग के बारे में, तो जो विटामिन सी होगा इसकी अगर कमी हो जाएगी तो हमारी बॉडी में स्कर्वी डिजीज़ हो जाती है। स्कर्वी डिजीज़ में दिक्कत क्या होती है, जो हमारे गम्स होते हैं, जो हमारे मसूड़े होते हैं, उनमें दिक्कत आती है। मसूड़े से खून भी निकलना शुरू हो जाता है और धीरे धीरे अगर समस्या ज़्यादा लंबी रही, ज़्यादा दिनों तक समस्या रही, तो फिर दिक्कत ये होगी कि दांत भी हिलने लगते हैं और दांत भी टूटने शुरू हो जाते हैं। तो काफ़ी ख़तरनाक समस्या है ये। तो आप लोग विटामिन सी ज़रूर लेते रहें। ठीक है, विटामिन सी कहाँ से मिलेगा, तो विटामिन सी का सबसे बढ़िया स्रोत तो आंवला होता है। अगर आंवले से नहीं आपको मिल पा रहा है तो आप लोग कम से कम नींबू तो खाते रहिए और हरी मिर्च है, ये सब चीज़ें खाते रहिए। ठीक है, तो हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। तो इस क्वेश्चन में कहा गया है कि विच ब्लड वेसल कैरीज ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम लंग्स टू द लेफ्ट ऑरिकल ऑफ ह्यूमन हार्ट। सबसे पहले शांति से आप इस क्वेश्चन को पढ़ेंगे, अदरवाइज समझ में नहीं आने वाला है। ठीक है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस को पूछने की ज़रूरत नहीं है, पर पूछ रहे हैं तो क्या कर सकते हैं, हमको सॉल्व करना ही पड़ेगा। तो शांति से पढ़ेंगे आप लोग इस क्वेश्चन को, उसके बाद फिर मैं सॉल्व करूँगा, आप लोग उसको देखेंगे। समझ में ना आए तो बार बार देखो वीडियो को, समझ में आ जाएगा। तो पूछा गया कि कौन सी रुधिर वाहिका फेफड़ों से ऑक्सीजन, अब जरा यहाँ पे एक एक करके हम स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। तो भाई हम समझ लेते हैं, मान लेते हैं कि ये हमारा फेफड़ा है, ये हमारा फेफड़ा है। ठीक, ये हमारा फेफड़ा है। फेफड़े से, और हम जानते हैं कि फेफड़े के अंदर बहुत सारी शाखाएं होती हैं, बहुत सारे ब्रांकियोल्स होती हैं। अगर ये ब्लॉक हो जाए, अगर ये रुंध जाएं, ब्लॉक हो जाएं, तो फिर दमा, अस्थमा हो जाता है और सिगरेट पीने से खासकर इसमें ब्लॉकेज की समस्या शुरू हो जाती है। तो फिलहाल हम बात करते हैं, क्या बोला गया कि फेफड़े से ऑक्सीजनित रुधिर। अच्छा, फेफड़े में हम करते क्या है, हम जब सांस लेंगे तो सांस में हम लेंगे ऑक्सीजन गैस को, और जैसे ही फेफड़े से होते हुए ऑक्सीजन गैस O2 जो गैस है वो हमारे ब्लड में, हमारे रुधिर में जैसे ही वो मिलेगी तो हमारा ब्लड कैसा हो जाएगा, तो हमारा ब्लड हो जाएगा ऑक्सीकृत। क्या हो जाएगा, ऑक्सीजनित, हमारा ब्लड हो जाएगा इस तरीके से। तो पूछ रहा है कि फेफड़े से ऑक्सीजनित रुधिर को मानव हृदय के बाएं अलिंद में कौन सी रक्तवाहिका ले जाती है। तो जो ये फेफड़े से ब्लड हमारा ऑक्सीजनित हुआ है, इसके अंदर O2 प्रेजेंट है, ये हमारे हार्ट में जाएगा। तो यहाँ पे आप लोग देखेंगे, तो मान लो ये हमारा हार्ट है,
तो हमारे हार्ट में जाएगा, और हमारे हार्ट में जो ये वाला पार्ट है ये है दाहिना वाला पार्ट, यानी ये हमारा दायां वाला हिस्सा है, और ये वाला हमारा हिस्सा कौन सा है, ये हमारा बायां वाला हिस्सा है, ये हमारा लेफ़्ट वाला पार्ट है, और ये हमारा राइट वाला पार्ट है। इतना हम जानते हैं कि नीचे वाले जो चैम्बर होते हैं उनको हम कहते हैं निलय यानी वेंट्रिकल, और जो ऊपर वाले चैम्बर होते हैं इनको हम कहते हैं ऑरिकल यानी अलिंद। तो आपसे पूछा है कि जो ऑक्सीजनित रुधिर है वो कहाँ जाएगा, वो जाएगा इस वाले पार्ट में आएगा। कहाँ पे आएगा, बाएं वाले अलिंद में पहुँचेगा, और उसको कौन पहुँचाएगा, तो ये हमारा जो ऑक्सीजनित ब्लड है वो जा रहा है बाएं वाले अलिंद में और जा कर के भर जाएगा। तो जैसे ही यहाँ पे भरेगा तो हमारे इन दोनों यानी जो हमारा निलय है और जो हमारा अलिंद है, यहाँ पे वाल्व होते हैं जो दोनों को अलग करते हैं। जैसे यहाँ भरेगा वाल्व खुल जाएंगे। वाल्व कुछ इस तरीके से लगे होते हैं, कुछ इस तरीके से वाल्व लगे होते हैं। जैसे ऊपर से प्रेशर आएगा तो ये वाल्व खुलेंगे तो ब्लड हमारा वो यहाँ पे इकट्ठा हो जाएगा, भर जाएगा। इस वाले चैम्बर में ब्लड हमारा पूरा भर जाएगा, इकट्ठा हो जाएगा, और उसके बाद बॉडी में फिर पहुँचेगा। तो बाकी की तो प्रोसेस ठीक है, मैंने इस पर भी पूरा वीडियो बनाया हुआ है, तो आप लोग ज़रूर देखें, उसको भी मैं लास्ट में प्रोवाइड करा दूंगा आपको लिंक। तो अब होगा क्या, फेफड़े से आपको ये पता है कि हमारे हृदय से जो अंगों तक विभिन्न प्रकार की रुधिर वाहिकाएँ होती हैं जो जुड़ी होती हैं, उनमें से कुछ होती हैं सिराएँ, कुछ होती हैं फुफ्फुस सिरा, कुछ होती हैं धमनियाँ, और कुछ होती हैं फुफ्फुस धमनी। ये आपसे पूछा गया है, ठीक है। तो आप लोग ध्यान रखेंगे कि हमारे शरीर में जितनी भी सिराएं हैं ये अशुद्ध रक्त को ले जाती हैं, यानी इम्प्योर ब्लड को ले जाती हैं, ठीक है। और यहाँ पे बात करेंगे किसकी, ऑक्सीजनित की। तो ये सिराएं नहीं होंगी, सिराओं को हम कहते हैं वेन्स, इन्हें क्या बोलते हैं, वेन्स कहते हैं। फिर फुफ्फुस सिरा जो है, जो एक्सेप्शन है, जो ले जाती है प्योर ब्लड को, यानी इसको हम कहेंगे ऑक्सीजनेटेड, जो ब्लड होगा उसको वो ले जाएगी, ठीक है, फुफ्फुस सिरा। और उसके बाद जो धमनियाँ होंगी वो भी ले जाएंगी प्योर ब्लड को, और जो फुफ्फुस धमनी होगी वो ले जाएगी इम्प्योर ब्लड को। लेकिन आपसे पूछा है कि हमारे फेफड़े से हमारे हृदय के बाएं अलिंद में कौन ले जाती है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है हमारी पल्मोनरी वेन, यानी ऑप्शन नंबर दूसरा वाला करेक्ट है, फुफ्फुस सिरा, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं पल्मोनरी वेन ले जाएगी। तो अगर आपको ये विस्तार से टॉपिक समझना है पूरा, क्योंकि यहाँ से मुझे लगता है क्वेश्चंस और भी पूछे जाएंगे आने वाले एग्जाम्स में, तो आप लोग ज़रूर पूरा वीडियो देखें। मैंने पूरा वीडियो विस्तार से समझाया हुआ है, तो मैं उसको लिंक जो है लास्ट में प्रोवाइड करा दूंगा, आप लोग ज़रूर देखें उस पूरे वीडियो को। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि इसका आंसर क्या होगा, फुफ्फुस सिरा इसका आंसर होगा। इन क्वेश्चंस को देख कर के आपके दिमाग में एक ख्याल आ रहा होगा कि इसमें ऑप्शंस मैंने क्यों नहीं लिखे हुए हैं, क्योंकि 2018 में जो पेपर आया था वो लिखित था, रिटन था, उसमें ऑप्शंस नहीं थे, आपको लिखना पड़ता था, ठीक है, इसीलिए यहाँ पे मैंने ऑप्शंस नहीं लिखे हुए हैं। अब हम बात करते हैं आंसर नंबर जो हमारा 6 है, और जानेंगे कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या है। इसमें लिखा हुआ है सही से पहले पढ़ना। गलती ये इसी में लोग करते हैं, क्वेश्चन को पढ़ते हैं हड़बड़ी में और फिर गलत आंसर सोचते हैं। अगर आप सही तरीके से क्वेश्चन को समझेंगे, पढ़ेंगे, तो मुझे लगता है कि आप सही आंसर तक पहुंच जाएंगे, अगर आपने थोड़ा भी पढ़ा हुआ है तो यहाँ पे बोल रहा है कि एन ऑर्गेनिजम्स मॉडिफिकेशन इन स्ट्रक्चर, फंक्शन और बिहेवियर सुटेबल टू द एनवायरनमेंट, यानी पर्यावरण के अनुकूल है, तो वो क्या कहलाता है, यह पूछा गया। हिंदी में इसको पढ़ते हैं, एक जीव की संरचना, कार्य या व्यवहार वातावरण के अनुरूप है, अनुरूप परिवर्तन कहलाता है। अगर वातावरण के अनुरूप परिवर्तन हो रहा है किसी भी प्राणी के अंदर, तो वो उसको सर्वाइव करने में, उसको जीवित रखने में अनुकूल है। तो हम इसको क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं एडेप्टेशन। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो होगा एडेप्टेशन। इसका आंसर क्या होगा, एडेप्टेशन, जिसको हिंदी में कहते हैं अनुकूलन। अनुकूलन। तो आगे आने वाले वीडियोस में मैं प्रैक्टिस क्वेश्चन जब करवाऊंगा तो मैं आपको फिर ऐसे बहुत सारे जो टॉपिक्स हैं उनके ऊपर चर्चा करूंगा। तो फिलहाल आगे हम लोग डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर जो 7 है, इसमें पूछा गया है कि एन इलेक्ट्रिक बल्ब
कंज्यूम्स 2000 जूल ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी इन 20 सेकेंड्स, व्हाट इज़ द पावर। यानी पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 7 में कि एक विद्युत बल्ब है जो 20 सेकेंड में 2000 जूल विद्युत ऊर्जा का उपभोग करता है, तो इसकी शक्ति ज्ञात करो। ये क्वेश्चन भी मैंने आपको पूरा टॉपिक पढ़ाया हुआ है विद्युत का, आप लोग ज़रूर उसको देखें। तो क्वेश्चन नंबर 7 को डिस्कस हम लोग करते हैं। देखिए, इसमें सबसे पहले आप वैल्यूज़ को नोट करिए। इसमें जो है सबसे पहले आपको ई दिया गया है। ई कितना दिया गया है? 2000 जूल दिया गया है। ई का मतलब यहाँ पे है विद्युत ऊर्जा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। उसके बाद में फिर आपको टाइम पूछा गया है, जो टी दिया गया है वो दिया गया 20 सेकेंड का। और हम जानते हैं कि जो पी है यानी पावर बराबर क्या होगा? ई अपॉन टी होता है। तो ये फार्मूला आप लोग ध्यान रखेंगे। अगर आपको पावर निकालना है, शक्ति निकालना है, तो पावर बराबर क्या होगा? ई अपॉन टी होगा। तो जहाँ पे ई कितना है? 2000 है और बटे में टी कितना है? 20 है। इसको जब आप काटेंगे तो आपका आंसर क्या आएगा? 100 वॉट। अब वॉट क्यों आया? क्योंकि पावर जो है इसकी यूनिट यानी जो शक्ति होती है उसकी यूनिट क्या होती है? उसकी यूनिट वॉट होती है। उसको हम वॉट में व्यक्त करते हैं, इसीलिए इसका आंसर में हम वॉट लिखेंगे। तो इस तरीके से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। इसमें कहा गया है कि राइट द नेम ऑफ द टाइप ऑफ गिवन रिएक्शन। ये क्वेश्चन जो है इसका आंसर मैं आपको बता दे रहा हूँ, लेकिन इस क्वेश्चन को अगर आपको पूरा कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आएगा तो इसको सॉल्व नहीं कर पाएंगे आप लोग। तो उसके लिए पूरा एक कॉन्सेप्ट है, मेथड है, और उसको समझाने के लिए बहुत समय लगेगा। तो फिलहाल आने वाले वीडियोस में मैं कोशिश करूंगा कि मैं उस कॉन्सेप्ट को समझाऊं आपको। तो फिलहाल यहाँ पे पूछा गया है कि जो रिएक्शन लिखी हुई है CH3 CH2Br NaOH, ये और आगे जो बनेगा क्या, इसमें जो CH3 CH2 है यहाँ से OH ये निकलेगा, ठीक है। यहाँ से जो OH है उसका होगा सब्स्टिट्यूशन। तो यहाँ पे बनेगा क्या? एथिल अल्कोहल, CH3 CH2OH, दिस इज एथिल अल्कोहल, और Br जो है बाहर निकल जाएगा, ठीक है। तो इसको हम क्या कहेंगे? तो इस रिएक्शन को हम कहते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, इसको हम कहते हैं। यानी इसको हम कहेंगे न्यूक्लियोफिलिक विस्थापन अभिक्रिया, इसको हम कहेंगे। तो इसके बाद फिर जो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है उसमें पूछा गया है, ये थोड़ा सा क्वेश्चन आपको, ये क्वेश्चन थोड़ा आसान भी है, इसको हम समझने का प्रयास करते हैं। क्या उसमें क्वेश्चन में पूछा गया है? इसमें कहा गया है कि वायु के सापेक्ष जल तथा कांच के अपवर्तनांक क्रमशः 4/3 व 3/2 हैं। जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक क्या होगा? तो इसमें जो पूछा गया बिल्कुल हम उसी के हिसाब से चलेंगे। इसमें क्या पूछा गया है कि जल के सापेक्ष, तो जल के सापेक्ष हम बात करेंगे, जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, कांच का अपवर्तनांक पूछा गया है, ठीक है। तो यहां पे अगर देखें कि जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक पूछा गया है, तो कांच का अपवर्तनांक, कांच का अपवर्तनांक किसके सापेक्ष? जल के सापेक्ष, जल के सापेक्ष पूछा गया है, ठीक है। तो अब यहां पे आप देखें कांच का अपवर्तनांक क्या है? कांच का जो अपवर्तनांक दिया गया वायु के सापेक्ष जल तथा कांच का अपवर्तनांक, जल का अपवर्तनांक ये वाला है और कांच का अपवर्तनांक 3/2 वाला है। तो यहाँ पे कांच का अपवर्तनांक है तो हम 3/2 लिखेंगे। उसके बाद में फिर जल का कितना है? 4/3 लिखेंगे हम। इसको जब सॉल्व करेंगे आप लोग तो 3/2, इसको जब आप गुणा में करोगे तो 3/4 हो जाएगा। और आपको पता है कि 3 कितना होगा? 9 हो जाएगा। 3 3 9 और 4 दूनी 8। तो इसका आंसर या तो फिर ये आ सकता है, क्या आ सकता है? 9/8 इसका आंसर आ सकता है। या फिर इसका आंसर और अगर सॉल्व करोगे आप इसको तो 8 एकम 8, यहाँ बचा 1, यहाँ पे लगाया पॉइंट, और उसके बाद में यहाँ पे हो गया 10। तो 8 दूनी 1 मिनट, 8 एकम 8 दूनी और उसके बाद 5। तो ये आपका आंसर आ जाएगा 1.125। या तो आंसर आपका सीधे होगा 9/8 या आपका आंसर होगा 1.125। तो इस तरीके से हम लोगों ने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया है।
और इस क्वेश्चन को मैंने विस्तार से सॉल्व कराया है और ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन की प्रैक्टिस मैंने कराई है ऑलरेडी। एक मैंने वीडियो बनाया था रिफ्रैक्टिव इंडेक्स करके, तो आप लोग सर्च करेंगे टेलीग्राम पे तो आपको मिल जाएगा, या फिर अगर आप सर्च करेंगे यूट्यूब पे तो आपको मिल जाएगा प्लेलिस्ट के अंदर, तो आप लोग ज़रूर देखें। तो आपके सारा जो कॉन्सेप्ट है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाला, रिफ्रैक्शन क्या होता है, ये सारा आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो आज के वीडियो में यहीं तक है, अगले वीडियो में हम बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ में। तो मिलेंगे अगली वीडियो में। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।